सो आज के लेक्चर में हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्लांट मेंटेनेंस का, जो कि है प्लांट लेआउट, इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ मशीन्स। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में लोकेशन, प्लांट लेआउट ऑफ मशीन इन प्लांट लेआउट, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट, टाइप ऑफ प्लांट लेआउट, पोजिशनिंग ऑफ मशीन एंड ग्रुपिंग ऑफ मशीन। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकेशन ऑफ प्लांट। देखिए, बेसिकली कोई भी इंडस्ट्री या किसी भी बिज़नेस को अगर ग्रो करना है तो उसके लिए जो प्लांट की लोकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लाइक किसी भी बिज़नेस के लिए अगर हम उसे कहीं सेटअप कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि वहाँ कोई जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट, वो अच्छे से रॉ मटेरियल अवेलेबल है क्या नहीं, या फिर आपका क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड है कि वहाँ एक और हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वो मैन पावर। तो वहाँ मैन पावर अवेलेबल है कि नहीं, बिकॉज किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन और मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। तो लोकेशन, इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। लोकेशन ऑफ प्लांट, तो आप लिखना लोकेशन, वो सिलेक्शन ऑफ लोकेशन is a important factor for success of business. So location of plant must be carried out in a well planned manner. नेक्स्ट हम लिखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। मतलब मान लेते हैं हम कोई एक प्लांट और इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं या कंपनी सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप होंगे उसकी लोकेशन ढूंढने के लिए। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है मार्केट एंड रॉ मटेरियल। मीन्स किसी भी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो रॉ मटेरियल आसपास मिलता है कि नहीं है, उस इंडस्ट्री या उस कंपनी में के आसपास मार्केट है कि नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो इंडस्ट्री सेटअप के लिए मार्केट और रॉ मटेरियल फर्स्ट स्टेप होता है हमारा। ओके, तो आप इसमें मार्केट एंड रॉ मटेरियल लिखना, और इसमें आप लिख सकते हैं अंदर ऑल इंडस्ट्री require raw material so market and raw material must be available in area near plant। नेक्स्ट है लेबर। देखिए, कंपनी या किसी प्लांट को चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है मैन पावर। तो वहाँ मैन पावर अवेलेबल है कि नहीं है। तो सेकंड है लेबर। इसमें लिखना फॉर एनी प्लांट टू रन labor is the most important requirement for a plant। थर्ड लिखना फ्यूल, पावर एंड वाटर। मतलब जो भी फ्यूल है, फ्यूल मीन्स आसपास पेट्रोल है अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर कोल अवेलेबल है कि नहीं है, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट या नीड है। वाटर
पानी की रिक्वायरमेंट तो इंडस्ट्री को रहेगी। नेक्स्ट पावर, पावर अवेलेबल है मींस आपका ये इलेक्ट्रिकल पावर से है, ठीक है। तो ये चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं है, ओके। सो आप इसमें सिर्फ ये लिखना पावर, फ्यूल एंड वाटर। अगर आपको इसमें अंदर कुछ इसको सब वो हेडिंग बना के कुछ लिखना है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो भी मैंने बताया कि फ्यूल आसपास इंडस्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, फ्यूल अवेलेबल हो और वाटर भी अवेलेबल हो। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट में लिखना आप अपना पॉइंट, लैंड। बेसिकली हम किस एरिया में कोई प्लांट उगा रहे हैं तो उसकी ज़मीन कैसी है, उसके ज़मीन के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कहीं मडी लैंड तो नहीं है कि कल को हम इंडस्ट्री लगाए और वो ज़मीन के अंदर धंस जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें लैंड में लिखना प्राइस ऑफ लैंड इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर that affect the investment of firm। नेक्स्ट लिखना है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम अगर कहीं एक इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो कहीं ऐसा एरिया नहीं है जहाँ लगातार बारिश होती हो या फिर जहाँ लगातार मौसम गर्म रहता हो, क्योंकि ये सारे फैक्टर हमारी इंडस्ट्री को ज़रूर अफेक्ट करेंगे। उसके अलावा ऐसा एरिया ना हो जहाँ भूकंप ज़्यादा आते हो या ऐसा एरिया हो जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है। तो क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिखना क्लाइमेट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन एफिशिएंसी। मीन्स जो ह्यूमन वहाँ काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को घटा देता है। जैसे कि किसी एरिया में बारिश ज़्यादा आई तो बारिश ज़्यादा आने की वजह से कभी पावर कट हो गया तो वहाँ ह्यूमन अगर पावर कट होगा तो वो एक स्टेबल रिदम से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल हो, क्योंकि वो भी जहाँ मैन पावर वहाँ आएगी, लेबर वहाँ आएगी, सभी को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी इंडस्ट्री तक आने की। तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है कि नहीं है, ओके। नेक्स्ट बेसिकली जो लोकेशन होती है, लोकेशन यूजुअली दो एरियाज़ में होती है, एक अर्बन एरिया, एक रूरल एरिया, मीन्स गांव का और रिहायशी इलाका। इन दो इलाकों में आपका जो प्लांट है वो सेटअप होता है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। तो ये डिफरेंसेस आपको लगभग पता होंगे। जैसे फर्स्ट डिफरेंस है, अगर अर्बन एरिया हुआ तो वहाँ लेबर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। एबिलिटी मीन्स स्किल्ड लेबर, मीन्स कहा जाए तो जो ज़्यादा स्किल्ड हो या स्किल की बात करें तो वो अर्बन में ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा, और रूरल की बात करें तो स्किल्ड लेबर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अर्बन की बात करें तो अर्बन में लोकल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज़ फेयरली हाई ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन। तो लोकल में जो डिमांड होगी वो बेसिकली ज़्यादा होगी, किसकी वजह से? पॉपुलेशन की वजह से, आसपास के लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और रूरल में मार्केट प्लेस इज़ फार अवे फ्रॉम द एंटरप्राइज। मीन्स रूरल एरिया होगा तो नुकसान ये होगा कि जो मार्केट एरिया होगा वो थोड़ा दूर होगा, जो कि हमने अभी पढ़ा है कि मार्केट एरिया पास हो, ओके। उसके बाद आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, 10th पॉइंट, अर्बन में टैक्स रेट हाई होता है और रूरल में टैक्स रेट कम होगा। 11th पॉइंट देखिए, लेबर यूज टू लेबर कॉस्ट इज़ रिलेटिवली हाई। अर्बन में लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है, रूरल में लेबर कॉस्ट यूजुअली कम होती है, चीपर होगी, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी 5 पॉइंट लिख सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए इनके बीच में डिफरेंसेस। तो आप वीडियो पॉज करके इसमें से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम प्लांट लेआउट पे। बेसिकली प्लांट लेआउट मीन्स प्लांट का लेआउट। पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर करेंगे इसकी। लिखना प्लांट लेआउट इज़ द arrangement of various plant facility such as equipment, machine, material, manpower, etc. and service of plant
विद इन द एरिया ऑफ प्लांट साइट। तो बेसिकली प्लांट लेआउट आपका क्या होता है, ये हम अरेंजमेंट होती है कि हमें किस सेक्शन में, लाइक एक अगर हम बात करें तो हम ले लेते हैं मारुति का सर्विस एरिया, ठीक है, जहाँ सर्विस होती है गाड़ी की, तो वहाँ अलग अलग पार्ट होंगे। लाइक एक एरिया होगा जहाँ गाड़ी की धुलाई होती है, एक एरिया होगा जहाँ गाड़ी की सर्विस होती है, एक एरिया होगा जहाँ गाड़ियों के पार्ट्स रखे होंगे, ठीक है, लाइक वर्कशॉप। एक लाइक जहाँ शॉप होगी जहाँ आपके डिफरेंट पार्ट्स रखे होंगे। एक एरिया होगा जहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट ये पेपर वर्क किया जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ बनाए जाते हैं। तो वो जो एरियाज़ है कि किस पार्ट में या किस जगह में कौन सा किस चीज़ को सेटअप करना है, उसको हम बोलते हैं प्लांट लेआउट। जैसे कि आपके कॉलेज में एक एरिया है आपका ग्राउंड का अलग है, और एक सेक्शन आपका फार्मेसी का अलग है, एक सेक्शन जहाँ आपका टेक्निकल पार्ट होता है वो अलग है। तो ये एक तरीके से प्लांट का लेआउट होता है, ठीक है, जहाँ हम बेसिकली मशीन्स कहाँ रखनी है, मटेरियल कहाँ रखना है, मैन पावर यूजली कहाँ होगी, ये सब हमारा किस में आता है, प्लांट लेआउट में। ओके। अब प्लांट लेआउट के लिए बहुत से लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे मूर, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि प्लांट लेआउट इज़ अ प्लान ऑफ ऑप्टिमम अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटी। मीन्स बेसिकली प्लांट लेआउट एक इस तरीके का अरेंजमेंट होता है जहां आप किसी भी फैसिलिटी का ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक बेसिक सा एग्जाम्पल है सर्विस करने वाली चीज़ का करें तो इनिशियली क्या होती है कि सर्विस में फर्स्ट गाड़ी की चेक किया जाता है कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। तो इनिशियली आपको एक ऐसा एरिया चाहिए जहां आप गाड़ी पार्क करके सिर्फ चेक कर सकते हो, ठीक। फिर नेक्स्ट एरिया की बात करें तो नेक्स्ट एरिया आपका आ जाता है गाड़ी की सर्विस का, ठीक है। तो उस एरिया में गाड़ी की सर्विस होगी, और फाइनली जब गाड़ी की सर्विस हो जाएगी तो लास्ट में हमें क्या चाहिए, गाड़ी की धुलाई। तो वो जो एरिया है जहाँ गाड़ी की धुलाई चाहिए वो लास्ट में होना चाहिए। तो ये जो स्टेप्स होते हैं कि पहले पार्किंग हो, देन वर्कशॉप हो, देन वो क्लीनिंग का काम हो, ये इस तरीके से हम अरेंज करें कि हमारी गाड़ी जिस लेवल को कवर कर रही है उसके अगले लेवल में उसका अगला स्टेप मिल जाए। इसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम यूज़, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ऑप्टिमम यूज़ के बारे में बात करूं तो हम यूजुअली जो बाइक को पार्क करते हैं वो हमारे घर के जस्ट जो एरिया होता है सबसे बाहर वाला है वहाँ पार्किंग करते हैं। हम घर के अंदर भी कर सकते हैं पार्किंग को, बट वो एरिया ज़्यादा सूटेबल कैसे है कि हम उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना यूज़ ले पाएंगे जो भी हम बाइक को पार कर रहे हैं। यूज़ कैसे कि जब हमें ज़रूरत होगी तो जो एरिया सबसे बाहर है तो वहाँ मुझे सिर्फ या हमें सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे बाइक को बाहर निकालने में, और उसके बाद हम उसका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं। बाइक को हम सबसे अंदर भी पार्क कर सकते हैं, बट वहाँ एक इशू यह आएगा कि अगर हमें इमरजेंसी हो बाइक को यूज़ करने के लिए तो वहाँ हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको रिक्वायरमेंट में। तो किसी चीज़ को ऐसे इस तरीके से सेटअप किया जाए कि हम उसका मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये मूर ने दिया था। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं नेसेसिटी ऑफ प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट की ज़रूरत क्या पड़ी है लाइक प्लांट लेआउट क्यों हम बनाते हैं। तो पहला लिखना, सबसे पहला तो है किसी नए प्लांट को सेटअप करने के लिए, लाइक सेटिंग अप ऑफ न्यू प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशनल ऑफ न्यू डिपार्टमेंट, कोई नया डिपार्टमेंट अगर प्लांट में डालना हो। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट लेआउट, मीन्स जो अभी प्लांट लेआउट है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लेआउट, ओके। ये था आपका नेसेसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्लांट लेआउट के। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव उसके है कि प्लांट लेआउट बना के हमें फ़ायदा सबसे पहला होगा क्या कि हम पार्ट और मटेरियल की हैंडलिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारा जो सर्विस के लिए जो स्टोर होता है जहाँ सारे पार्ट जो सारे पार्ट है अवेलेबल होते हैं, जैसे बाइक का गियर हो गया, बाइक की चेन हो गई, या कोई भी जो पार्ट है
किसी भी ऑटोमोबाइल के वो अवेलेबल हैं। तो अगर वो जो शॉप है अगर इसके पास अवेलेबल हो, जहाँ हम सर्विस करते हैं वर्कशॉप में अवेलेबल हो, तो कितना इजीली हम वहाँ से पार्ट लेके सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली तो चीज़ है कि अगर हमने उसको सेटअप ऐसा जगह किया जहाँ से उसको लेना और उसको यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, उसे हम बोलते हैं कि रिड्यूस द मटेरियल हेल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, हमारी कॉस्ट बच जाए। ऐसा नहीं कि वर्कशॉप एक कोने में है और जो हमारा शॉप है जहाँ आपके पार्ट रखे हुए हैं वो अलग कोने में है। ठीक है, तो उससे हमारा हैंडलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है प्रमोट सेफ्टी। सबसे पहला अगर हम इस तरीके से हम अरेंजमेंट करें जो हमें मैक्सिमम आउटपुट दे, तो उससे हमारी सबसे बड़ी बात होती है कि वो सेफ्टी को प्रमोट करती है। सेफ्टी होती है इससे प्लांट लेआउट की हेल्प से। नेक्स्ट आप रिड्यूस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, लाइक हम कभी कभी ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है ये क्या करते हैं कि बहुत सारा रॉ मटेरियल बिना वजह का एक रख लेती है गोडाउन टाइप में। ठीक है, अब उसकी रिक्वायरमेंट हुई तो उसे यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ वो इन्वेंट्री रखी ख़राब हो जाती है। तो इससे फ़ायदा ये है कि हम प्लांट लेआउट को ऐसा रखें जिससे हमें पता लगे कि हम कितना यूज़ करेंगे और कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उससे इन्वेंट्री को हम रिड्यूस कर सकते हैं, बिना वजह का हमारा कोई चीज़ इधर उधर पड़ी ख़राब ना हो। नेक्स्ट है प्रमोट जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन को प्रमोट करती है। अगला है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, चीज़ें जल्दी जल्दी मिलती रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एक आपका हमारा 5S होता है। 5S बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, वो इसी के लिए यूज़ करते हैं कि हम अगर प्रोडक्ट को इस तरीके से रखें कि प्रोडक्ट हमें अवेलेबल हो। लाइक आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है इस समय? एक पेन, कॉपी और मोबाइल, चार्जर, हेडफोन। ठीक है, मान लेते हैं आपको याद आया कि 9:40 पे आपकी क्लास है। ठीक है, और अभी टाइम हो रहा है 9:35, तो 5 मिनट में ये सारी चीज़ें इजीली मिल जाएगी आई थिंक। बट कब मिलेगी? जब वो सारी चीज़ें ऐसी जगह रखी हो जहाँ आपको पता हो, और एक चीज़ अलग हो एक चीज़ अलग जगह, तो आपका टाइम वेस्ट बहुत होता है। इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ती है। नेक्स्ट, रिड्यूस प्रोडक्शन डिले। सीधी सी बात है, प्रोडक्शन डिले भी कम हो जाएगा, हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट भी कम हो रही है, हमें ज़्यादा दूर से कोई सामान लेके नहीं आना। तो इससे क्या होगा, आपका जो आपका प्रोडक्शन का डिले है वो भी कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका एडवांटेज प्लांट लेआउट के फ़ायदे। प्लांट लेआउट के सब के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे वर्कर के लिए फ़ायदा क्या है कि ये वर्कर के एफ़र्ट को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, वर्कर के एफ़र्ट को रिड्यूस करेगा। जैसे कि एक वर्कर है, वो सर्विस कर रहा है। अब मान लो उसको पता लगा कि बाइक का गियर ख़राब है तो उसे गियर लेके जाना है। ठीक है, तो गियर के लिए उसको शॉप पे जाना पड़ेगा। शॉप पे जाने के लिए अगर वो शॉप ज़्यादा पास हो तो वहाँ से गियर लेके उसको ज़्यादा बहुत कम टाइम लगे, मीन्स मान लिया 5 मिनट लगा और वो आ गया। तो इससे क्या होता है कि उसका जो एफ़र्ट है वो रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी मेहनत को थोड़ा सा ज़्यादा ना हो के जितना रिक्वायर्ड है उतनी करें। अगर उसको वही प्रोडक्ट थोड़ा दूर से जाके, मान लो 1 किलोमीटर दूर से लेके आना पड़े, फिर प्रोडक्ट लेके आएगा, फिर उसे लगाएगा, तो इससे क्या होता है कि उसको एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, रिड्यूस नंबर ऑफ नेक्स्ट पॉइंट लिखना, रिड्यूस नंबर ऑफ अनरिक्वायर्ड फैसिलिटीज़। ठीक है, ऐसी फैसिलिटीज़ जिसकी ज़रूरत ही ना हो उसको भी हम वो रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट भी आपकी कम हो जाती है अगर रिड्यूस द नंबर ऑफ़ वर्कर भी कम। अब ऐसा है कि अगर कोई चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, उस वो मीन्स रॉ मटेरियल कहीं दूर है, तो वहाँ एक बंदा चाहिए होगा कि जो रॉ मटेरियल लेके आएगा।
और दूसरा उस रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मान लो ये प्रोडक्ट प्लांट लेआउट ऐसा किया गया कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पास है, तो जो आपका प्रोडक्ट के ऊपर मशीनिंग कर रहा है वही प्रोडक्ट को लेके भी आ सकता है, रॉ मटेरियल को लेके भी आ सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल में क्या कर सकते हैं हम, रिड्यूस द पेपर वर्क कम होगा। ठीक है, तो आपको इनमें एडवांटेज में सबका एक एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। एक और पॉइंट अगर मैं बोलूँ, इट डिक्रीज द मेंटेनेंस कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो अगला हमारा पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट के सिद्धांत क्या है? ठीक है, प्लांट लेआउट के सिद्धांत। तो प्लांट लेआउट के सिद्धांत बेसिकली प्रिंसिपल्स थे। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन, तो इसमें लिखिए पहले, बेस्ट लेआउट इज वन the best layout is one which integrate man, machine, equipment and service to get optimum utilize of resource and maximum effectiveness। देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि प्लांट लेआउट जो सबसे बेस्ट प्लांट लेआउट है वो प्लांट लेआउट है जिसमें मशीन, मैन और जो भी सर्विस है वो उनके बीच में इस तरीके का बॉन्डिंग हो या इस तरीके से हम उनका बीच में कनेक्शन हो कि जो भी हम रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं उससे हम ऑप्टिमम या इफ़ेक्टिव आउटपुट मिल सके। ठीक है, जैसे कि एक बेसिक सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मान लेते हैं कि एक डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट आपके लिए। ठीक है, आपका रूम सेकंड फ्लोर पे है। उसी रूम में आपके सारे फैकल्टी जो मैकेनिकल की फैकल्टीज़ है वहीं अवेलेबल हो। ठीक है, वहीं आपका लाइब्रेरी अवेलेबल हो, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। मीन्स आपको 2 मिनट लगेंगे लाइब्रेरी जाने में, आपके जो भी फैकल्टी होंगी वो वहीं अवेलेबल होगी। तो हम इस तरीके से प्लांट लेआउट करें जिससे कि मैन, मशीन्स और इक्विपमेंट में ऐसा तालमेल बना रहे कि आउटपुट मैक्सिमम हो। ठीक है, उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट, सेकंड प्रिंसिपल ये था मिनिमम मूवमेंट का मतलब। अब ये देखिए, मान लेते हैं आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, आपके पास पेंसिल है, पेन है, वहीं आपको ये हेडफोन की ज़रूरत पड़ी और वो कहीं और रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे, हेडफोन लेके आओगे और वहाँ फिर बैठोगे। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ से हेडफोन जाके लेके आने का जो टाइम है वो आपका टाइम एक तरीके से आपके किसी काम का नहीं था, वो एक तरीके से वेस्ट था। तो आपकी मूवमेंट जितनी कम से कम होगी आपको आउटपुट उतना ज़्यादा मिलेगा। तो सेकंड था मिनिमम आउटपुट का। तो लिखना इसमें, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट lesser number of movement of worker and material means maximize the output। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्मूथ एंड कंटिन्यूस फ्लो। मीन्स इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी आपका प्रोसेस है वो कंटिन्यूस हो, मीन्स लगातार हो और स्मूथ हो। एक बेसिक एग्जांपल है, मान लेते हैं आप एक मशीन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मशीनिंग में एक आपको रॉ मटेरियल दे दिया गया है, उसमें टर्निंग ऑपरेशन चाहिए आपको, फर्स्ट शेपिंग, देन टर्निंग। ठीक है, फिर मान लेते हैं ग्राइंडिंग चाहिए। अब अगर प्रोसेस ऐसा है कि टर्निंग किया, सबसे पहले फेसिंग किया, देन टर्निंग, देन ग्राइंडिंग, फिर फेसिंग टर्निंग ग्राइंडिंग, फेसिंग टर्निंग ग्राइंडिंग, अचानक से बीच में लाइट चली जाए तो टर्निंग हुआ, फेसिंग हुआ, लाइट गई तो ग्राइंडिंग। इससे क्या होगा, आपका जो लाइट गई है उस समय एक जो वर्कर है वो भी थक जाएगा, वो भी वेट करते करते आप अपना जो आउटपुट है वो मैक्सिमम नहीं दे पाएगा, और जो आपका प्रोडक्शन है
वो भी आपका स्लो हो जाएगा। तो प्रोडक्शन स्मूथ और कंटिन्यूस हो। तो लिखना इसमें इट्स स्टेट दैट ऑल द बॉटलनेक का मतलब क्या है कि अचानक से चेंज हो जाना, अचानक से कोई ऐसी चीज़ आना जो कि जिससे कि आपका प्रोडक्शन रुक जाए। बॉटलनेक शुड बी रिमूव्ड बाय प्रॉपर बैलेंसिंग टेक्निक। नेक्स्ट लिखना प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में है आपका कि उसमें बोला गया था कि जो भी इंडस्ट्री हो वो किसी भी काम को करने के लिए फ्लेक्सिबल हो। मींस अरेंजमेंट करने के लिए, ऐसा नहीं कि मान लेते एक सर्विस शॉप की बात करते हैं, ठीक है, उसमें यूजुअली एक ऐसा पार्ट आया था कि यूजुअली गियर की प्रॉब्लम होती थी हमेशा। तो उनको गियर की प्रॉब्लम थी तो अपने पास वो गियर रखते हैं। अचानक से साल 2 साल के अंदर कभी एक दिक्कत आ गई उसमें बाइक की चेन की। अब ऐसे नहीं कि वो चेन की प्रॉब्लम को देखे और ये बोल दे हम ये काम नहीं कर सकते। वो फ्लेक्सिबल भी हो, मीन्स ऐसी कंडीशन को भी झेल सके जो कंडीशन अचानक से उनके पास आए। ठीक है, तो लिखना इन इंडस्ट्री व्हेन मॉडल ऑफ प्रोडक्ट चेंज, द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड rearrangement at minimum cost and least inconvenience। देखिए, आपके जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ होती है वो सारी के सारी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मीन्स मान लेते हैं डिस्कवर का एग्जांपल लेते हैं या पल्सर का। पल्सर इनिशियल से लेकर मतलब आप 10 साल पहले से लेकर आज तक अगर देखें तो पल्सर कितनी चेंज हुई है। चेंज इसलिए हुई है कि लोगों की डिमांड चेंज हुई है। तो जब डिमांड चेंज होती है तो कंपनी को भी या इंडस्ट्री को भी उस प्रोडक्ट को चेंज करते रहना चाहिए। ये कब हुआ? जब वो फ्लेक्सिबल थे, मीन्स वो राज़ी थे कि हाँ हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये थे आपके प्रिंसिपल्स प्लांट लेआउट के। तो प्लांट लेआउट को अगर मैं ओवरऑल भाषा में बताऊं तो प्लांट लेआउट बेसिकली किसी भी काम को जल्दी करने के लिए, किसी भी काम में जो अड़चन आती है उसको ख़त्म करने के लिए और मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए, ठीक है, और कहा जा सकता है कि प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। ओके, एक एग्जांपल और आया दिमाग में। मान लेते हैं आपकी क्लास है 3rd फ्लोर पे, ठीक है, और लाइब्रेरी रख देते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और आपको ऐसा हो कि हर क्लास के लिए एक एक बुक इशू करवा सकते हैं आप हर लेक्चर में। तो होगा क्या, फर्स्ट लेक्चर एक सब्जेक्ट का है, आपको उसकी बुक चाहिए, आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा, फिर नीचे जाके बुक इशू करवाए और फिर अपने 3rd फ्लोर पे सेम वही, फिर से सेकंड लेक्चर के लिए बुक ली नीचे और फिर ऊपर। तो जब नीचे से ऊपर जाना जो आपका टाइम है वो वेस्ट है। वही लाइब्रेरी अगर आपकी क्लास के बिल्कुल साथ में हो तो आपको बुक इशू करवाना बहुत ईजी होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम प्लांट लेआउट। ओके, नेक्स्ट हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लेआउट। कौन कौन से फैक्टर जो प्लांट लेआउट पे अफेक्ट डालते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर तो मैन पावर है। ओके, तो लिख सकते हैं आप इसमें मैन इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एलिमेंट। मैन इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एलिमेंट who can be made suited for all layout। और उसमें आप ये अगले जो 3 पॉइंट है ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल फैक्टर। मटेरियल फैक्टर भी है, लाइक एक बेसिक सा एग्जांपल है, मशीन है 3rd फ्लोर पे, ठीक है, हम प्लांट लेआउट कर रहे हैं, हमारा रॉ मटेरियल है बहुत हैवी। अब उसको हम उठा के 3rd फ्लोर पे थोड़ी रखेंगे। तो यूजुअली जो हैवी प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ, ग्राउंड फ्लोर पे ही होते हैं। तो प्लांट लेआउट का जो चेंज है वो मटेरियल भी चेंज कर देता है, ठीक है। तो मटेरियल भी प्लांट लेआउट को डिज़ाइन करने में चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि मशीन ऊपर रखी है तो प्रोडक्ट भी ऊपर ही होगा, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, प्रोडक्ट हमारा हैवी है तो हम उसको ऊपर नहीं ले जा सकते, वहीं रखना पड़ेगा। वर्कशॉप आपकी यूजुअली ग्राउंड फ्लोर पे होती है, ठीक है। उसका रीज़न्स बहुत सारे हैं, बट एक रीज़न ये भी है कि हम इतनी हैवी मशीनरीज़ को ऊपर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है मशीनरी फैक्टर। तो अभी मैंने बताया जो मशीन्स है वो हम ऊपर लेके नहीं जा सकते। अगला है मूवमेंट फैक्टर। मूवमेंट फैक्टर भी एक फैक्टर है, लाइक एक अभी मैंने आपको बताया, आप क्लास में हो, लाइब्रेरी जाना, आप टॉप से ग्राउंड फ्लोर पे आओगे, फिर नीचे से ऊपर जाओगे, तो ये जो फैक्टर्स है ये भी आपके प्लांट लेआउट को चेंज करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद वेटिंग फैक्टर। सबसे पहले कितना देर वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वेटिंग फैक्टर क्या है कि वेन एवर मटेरियल और मैन इज स्टॉप, जब वो वेट करने का जो टाइम होता है ना, यूजुअली वो आपका बोल सकते हैं एक ऐसा टाइम, आइडल टाइम है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही प्रोडक्ट आपके काम का है, ना ही आप कुछ कर रहे हो, तो वहाँ आपको वेट करना पड़ता है। तो ये जो वेटिंग टाइम है ये मिनिमम से मिनिमम है। ओके, सो आई थिंक हमारा आज एक बहुत बड़ा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम पूछ लिए, थोड़ा थियोटिकल पार्ट है, थोड़ा सा जितना भी आपकी थ्योरी है जो मैंने बताई है वो लिखिए, और ये जो लास्ट टॉपिक था इसका वीडियो पॉज करिए और इसमें से कुछ एक दो लाइनें, सिर्फ एक लाइनें लिखिए सब में से। वेटिंग फैक्टर आई थिंक आपको सबका इसके बारे में पता होगा। मूवमेंट फैक्टर आप अपने आप लिख सकते हो, तो कोशिश करिए कि अपने आप लिखिए। तो लास्ट सेमेस्टर में आप आ गए तो ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो नेक्स्ट में हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे, और आई होप आपको ये जो भी वीडियो लेक्चर है ये समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करिए और मैं आपके क्वेरी को सॉल्व कर दूँगा। कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो टॉपिक आप पूछिए। ओके।